हाय एवरीवन। आज जे एडवांस की इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सीरीज का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको सॉल्व करने का ना मेथड थोड़ा डिफरेंट सा ही है, तो मैं चाहूंगा मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। आप इसको अच्छे से अपना पूरा दिमाग लगाना, हर तरह से सोचना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वॉट जो आप रोटेशन के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते हैं जो इस क्वेश्चन में लग सकते हैं, सोचो, वीडियो को पॉज करके और ट्राई करना, एंड देन वी डिस्कस। सो ये हमारे सामने एक हॉलो सिलेंडर है। ये दिस इज हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये हॉलो सिलेंडर तो ग्राउंड पे प्योर रोल करेगा। अंदर वाली सरफेस और ब्लॉक के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल पार्टिकल, ये पार्टिकल एंड सिलेंडर। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन एज शोन, मतलब जिस वक्त ये छोटा सा पार्टिकल इसके सेंटर के लेवल पे था, यहां से रिलीज करा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इस पार्टिकल की स्पीड क्या है जब ये लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। और भी इसमें बल्कि हम ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से कि ये भी बताओ सेकेंड पार्ट कि व्हाट इज एन नॉर्मल फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड सिलेंडर एट लोएस्ट पोजीशन, ये भी बताना है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना है बिटवीन पार्टिकल एंड सिलेंडर। तो आप वीडियो को यहां पे पॉज करके अच्छे से इसको ट्राई करो। ठीक है, 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम दो तसल्ली से। जेई एडवांस वही बच्चे क्रैक करेंगे जो हर क्वेश्चन को पूरा रिलैक्स्ड फोकस्ड माइंड से खुद सोचेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो इसको एंड देन वी विल डिस्कस। सो अगर तो ये सिलेंडर इस तरह से, ऐसे ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का मास मैंने m लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, सिलेंडर के मास और पार्टिकल के मास को मैंने सेम लिया है ऐसे। अगर तो ये सरफेस होती स्मूथ, फिर तो ये क्वेश्चन हो जाना था बहुत आसान। रीजन, अगर मैं स्मूथ सरफेस ले लेता तो सिलेंडर और पार्टिकल एज अ सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ही ना होता। फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, ये ऐसे सिलेंडर है, किसी भी टाइम पे जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा यहां से, तो पार्टिकल पे नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा, तो पार्टिकल की वजह से सिलेंडर पे नॉर्मल फोर्स इधर आएगा, प्लस इस सिलेंडर का वेट आएगा mg, पार्टिकल का वेट आएगा दैट इज mg, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स आएगा दैट इज n1, ये फोर्सेस आएंगे। तो अगर आप सिलेंडर और पार्टिकल को एक सिस्टम मान लोगे तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फिर तो ये n तो कैंसिल हो जाएगा, वेट वेट नॉर्मल, तीन एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, तीनों वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आप सीधे कह दोगे जब ये पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, पार्टिकल इधर जाएगा, रिंग इधर भागेगी। पार्टिकल की स्पीड अगर राइट साइड को होगी v, तो रिंग के सेंटर ऑफ मास की स्पीड लेफ्ट साइड को उस वक्त हो जाएगी v बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर आप कहोगे लॉस इन ग्रेविटेशनल mgr इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो ईजी है, बट हमारे इस क्वेश्चन में ये स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है तो पार्टिकल का नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब इस रिंग को आगे चलाना चाहेगा तो ग्राउंड से फ्रिक्शन ऐसे पीछे की ओर आएगा, लाइक दिस। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर कोई रिंग है, अगर उस रिंग पे मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स दूंगा उसे चलाने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं आनी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आया, तो अब हमारे इस सिस्टम पर, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, तो अब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, बट मैकेनिकल एनर्जी हम अभी भी कंजर्व करेंगे। रीजन, ये जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है जीरो, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व करेंगे बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, मान लेते हैं कि जब ये पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचा इस तरीके से, तो पार्टिकल की स्पीड है इस डायरेक्शन में लेट से v1, रिंग प्योर रोल कर रही है, रिंग के सेंटर की स्पीड v2 है और रिंग ऐसे घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं।
ब्लॉक की ग्रेविटेशनल एनर्जी का जो लॉस आया दैट इज mgr, ये जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर में, प्लस सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर आएगी। हॉलो सिलेंडर है तो I की वैल्यू हम m r स्क्वायर लिख देंगे, और ओमेगा की वैल्यू क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है सिलेंडर तो v2 बाय r लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू mgr, ये आ जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर पार्टिकल के लिए, ये आ जाएगा I को लिखेंगे एम आर स्क्वायर, ओमेगा को v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस एम वी टू स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। एक बार चेक कर लो, I को मैंने एम आर स्क्वायर लिखा, ओमेगा स्क्वायर को वी टू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया, हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन आई। नाउ लीनियर मोमेंटम मैं कंजर्व कर नहीं सकता, तो सवाल है अब मैं v1 और v2 को रिलेट करने के लिए एक और कंडीशन कहां से लाऊं। इसी जगह पे इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है, आई नीड वन कंडीशन सो दैट आई कैन गेट रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, तो वो कैसे आएगी उसको देखते हैं। अब मैं चाहूंगा आप इतने डिस्कशन, जरूरी नहीं है आपने शुरू में एक बार वीडियो पॉज किया और अब आप पूरा सुन लो, अब आपको मैं हिंट दे रहा हूं, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। मैकेनिकल एनर्जी तो कई डिसेंट बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आप सोचो मैं किस तरीके से, कैसे दिमाग लगाओ, सिलेंडर को अलग सिस्टम लो, पार्टिकल को अलग सिस्टम लो, फोर्सेस के बारे में सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आंसर शायद आप ढूंढ लो। सो नाउ हमें ये रिलेशन तो आ ही चुका है। अब हम आते हैं एक जनरल मूवमेंट पे। जब ये रिंग ऐसे है और पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, तो रिंग पर नॉर्मल फोर्स ऐसे आ रहा है n, तो पार्टिकल पे नॉर्मल फोर्स ऐसे आ रहा है n। मान लेते हैं ये नॉर्मल फोर्स इस वक्त हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो अगर, और पार्टिकल पे एक फोर्स आ रहा है इसका वेट दैट इज mg, तो पार्टिकल पे कुल मिला के ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है और ये वेट। अगर मैं इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करना चाहूं तो दिस एंगल इज थीटा, तो n cos थीटा ये पार्टिकल पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अनडाउटेडली यहाँ पे n और थीटा दोनों वेरिएबल है, नॉर्मल फोर्स बदल रहा है। दिस n cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1। पार्टिकल की वेलोसिटी हमने v1 ली थी, सो इसके एक्सेलरेशन को मैं a1 ले ले रहा हूँ। सो n cos थीटा इक्वल टू m a1, इसको मैंने लिखा n cos थीटा इज इक्वल टू m a1 को लिखा मैंने dv बाय dt। ये a1 क्योंकि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो इसलिए ये v इस पार्टिकल की किसी भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। कीप दिस इन माइंड, एक्सिस बाय एक्सिस सोच डेवलप करो, because a was horizontal acceleration तो this v must be horizontal component of velocity। dt इधर लाओ, so n cos theta into dt ये आ गया m टाइम्स dvx, इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ n cos थीटा dt दैट इज इक्वल टू m टाइम्स, ये आ जाएगा इंटीग्रल dvx, vx आएगा, और इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी v1 है, इनिशियल 0 थी, ये फाइनल इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v1 फाइनल मूवमेंट पे। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब जरा हम सिलेंडर को एनालाइज, ठीक है, याद रखना मैं v1 और v2 को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब अगर मैं खाली सिलेंडर को एनालाइज करूं ऐसे, तो सिलेंडर पे उस जनरल मूवमेंट पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो अगर मैं इस सिलेंडर के ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो n का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n cos थीटा आएगा, दिस इज n cos थीटा माइनस f इज इक्वल टू m टाइम्स a2 आएगा। लेट मी चेक अगेन, मैंने उसकी वेलोसिटी क्या ली थी v2, यस, सो 2 मैं यूज कर रहा हूं सिलेंडर के लिए, 1 मैंने पार्टिकल के लिए, ये आई इक्वेशन मेरे पास। अब अगर मैं सिलेंडर का रोटेटरी मोशन देखूं तो इसको टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा है, सो F इंटू आर इज आई अल्फा, आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर,
अल्फा की वैल्यू होगी A2 बाई आर, क्योंकि सिलेंडर प्योर रोल कर रहा है तो अल्फा इसका A बाई आर के बराबर होगा। आर कैंसिल, एक ये हो गया, एक आर ये कैंसिल हो गया। एफ की वैल्यू आ गई m टाइम्स A2, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। सो n cos थीटा माइनस m टाइम्स A2 इज m टाइम्स A2 आ गया। तो यहाँ से n cos थीटा की वैल्यू आ गई m टाइम्स A2। A2 को मैंने dv बाई dt लिखा। यहाँ पे क्योंकि सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है तो ये v सिलेंडर की नेट स्पीड ही है, क्योंकि ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, पार्टिकल के लिए रिमेंबर बहुत ध्यान रखा करो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही है तो dv बाई dt में v मस्ट बी, dv मस्ट बी द चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। dt इधर लाओ, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल n cos थीटा dt ये बन जाएगा m टाइम्स इंटीग्रल dv आ जाएगा डेल्टा v, दैट इज v2 माइनस 0। ये बनी इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 2 है, इंटीग्रल n cos थीटा dt, इंटीग्रल n cos थीटा dt आप इक्वेट करो। आई मेड अ मिस्टेक हियर, ये माइनस m तो ये 2 था तो दिस इज 2, दिस इज 2। तो यहां से मेरे पास जो मुझे रिलेशन चाहिए था वो मिल गया, mv1 और इज इक्वल टू 2mv2। सो आई गॉट दिस रिलेशन, mv1 इज इक्वल टू 2m टाइम्स v2। तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी v1 इज 2 टाइम्स v2 आ रही है। अब उस एनर्जी वाली इक्वेशन को यूज कर लो, दैट एनर्जी वाली इक्वेशन वाज दिस, mgr इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर का यूज करो। सो व्हाट वी विल गेट, mgr was इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, हमें v1 चाहिए था पार्टिकल की स्पीड, प्लस m टाइम्स v2 स्क्वायर, और v2 है v1 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा m m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा gr इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस v1 स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। 4 मैंने एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस 1 3 v1 स्क्वायर, ये आ गया gr। तो यहाँ से मेरे पास v1 की वैल्यू आ गई, v1 स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू 4gr बाई 3। ये आंसर आ गया, अंडर रूट 4gr बाई 3 पार्टिकल की स्पीड आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पार्टिकल की स्पीड ये आ गई, v1 इज दिस, v1 इज 2 अंडर रूट ऑफ gr डिवाइडेड बाई 3। तो ये v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ रही है v1 बाई 2, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ gr बाई 3। ठीक, अब आगे चलते हैं, जो नॉर्मल फोर्स पूछा गया था। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हमने वो n cos थीटा dt उसको रिलेट करा, ये प्रैक्टिस का ही काम है। और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, आप जेई एडवांस 2025 तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो अच्छे से करो, उसे फंडामेंटली समझो, कम से कम 15 से 20 6 घंटे के मॉक टेस्ट दो, डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट रैंक। सो नॉर्मल फोर्स के लिए क्या करते हैं, अगर मैं इस पार्टिकल का मोशन, मैं इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। सो अब मैं इस पार्टिकल के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर एनालाइज करूंगा। तो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल हमें ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा r रेडियस के। जब ये पहुंचेगा लोएस्ट पोजीशन पर, पार्टिकल की स्पीड थी v1, सिलेंडर की थी v2, तो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की स्पीड इधर दिखाई देगी हमें, दैट इज v1 प्लस v2, और ये हमें r रेडियस के सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से इस वक्त मैं सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगा लूंगा, ये आ गया नॉर्मल फोर्स n, ये आ गया नीचे की ओर इसका वेट mg। यू में से सर सिलेंडर के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो व्हाट विल हैपन, इस मूवमेंट पे जब ये पोजीशन आ रही है, इस पोजीशन पर सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस वक्त 0 होगा। ठीक है, आप सोचो क्यों, तो इसलिए इस मूवमेंट पे मुझे शूडो, बाकी किसी पोजीशन पे लगाना पड़ सकता था। मैं अगर इस ब्लॉक का मास सिलेंडर के सेंटर के रिस्पेक्ट में देखता किसी और मूवमेंट पे, जब ब्लॉक यहां कहीं था, तो फिर सिलेंडर के पास एक एक्सेलरेशन है तो आप ब्लॉक पे शूडो फोर्स लगाते, लेकिन इस गिवन मूवमेंट पर सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है तो इसलिए शूडो फोर्स नहीं आएगा।
तो सिलेंडर के सेंटर से देखने पर ये सर्कल में घूम रहा है, तो इक्वेशन आएगी n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स v1 प्लस v2 स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है डिवाइडेड बाय r। तो यहां से नॉर्मल फोर्स आ जाएगा हमारे पास एम जी प्लस एम बाय आर टाइम्स v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी बन रही है 2 अंडर रूट जी आर बाई 3 अंडर रूट जी आर बाई 3, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट जी आर बाय 3 अंदर ही है, यस 3 अंडर रूट जी आर बाय 3, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं 3 अंडर रूट ऑफ जी आर बाय 3 का होल स्क्वायर और m बाय आर तो लिखा ही था मैंने, तो ये आ जाएगा एम जी प्लस m बाय आर टाइम्स 9 जी आर बाय 3। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, 3mg आ जाएगा प्लस mg, ये आ जाएगा 4mg। दिस इज द वैल्यू। ठीक, नॉर्मल फोर्स आ गया। एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं आपसे यहाँ पे कि ठीक इस वक्त ये ब्लॉक का एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल फोर्स यही है 4mg, व्हाट इज द एक्चुअल कर्वेचर रेडियस। तो एक्चुअल अगर हम मोशन देखेंगे, सो व्हाट विल हैपन इज ये सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर ऐसे है, ये ब्लॉक यहां पे है, तो एक्चुअली में ये ब्लॉक पूरा ऐसे गया, उतनी देर में सिलेंडर लेफ्ट को शिफ्ट कर गया था, तो ये ब्लॉक का एक्चुअल मोशन कुछ ऐसा सा होगा, इस तरीके का। मतलब जब ये ब्लॉक स्लाइड करते करते लोएस्ट पोजीशन पे आया होगा, ये मत सोचना ये ब्लॉक सिलेंडर के बाहर चला गया, इतनी देर में सिलेंडर आगे आ गया होगा। सिलेंडर इस वक्त यहां पे कहीं ऐसे कहीं पोजीशन होगी सिलेंडर की, सिलेंडर भी तो आगे आ गया होगा ना, लाइक दिस। तो एक्चुअल मोशन ब्लॉक का ऐसा होगा। तो जब ये ब्लॉक अपनी लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचा होगा, इसकी एक्चुअल स्पीड रही होगी v1, नॉर्मल फोर्स n, और ये रहा होगा mg। अगर मैं सिलेंडर के फ्रेम से देख रहा था तो मुझे इसकी स्पीड v1 प्लस v2 दिखी थी उस वक्त, बट अब मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो इसकी एक्चुअल स्पीड v1 है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस mg, n तो वही रहेगा, n तो रियल फोर्स है। रियल फोर्स तुम चाहे सिलेंडर के फ्रेम से देखो चाहे ग्राउंड फ्रेम से देखो सेम ही होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से जाने पे एक स्यूडो फोर्स और ऐड हो जाता है, रियल फोर्सेस तो वही के वही रहते हैं। तो दिस n माइनस mg विल बी इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाय r। यहां पे अब आप v1 की एक्चुअल वैल्यू डालो, जो आई थिंक आई थी 2 अंडर रूट जी आर बाय 3, यस 2 अंडर रूट जी आर बाय 3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। नॉर्मल फोर्स को 4mg, ये r नहीं है, दिस इज स्मॉल r, एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के टेली और जेई एडवांस 2025। सो एंजॉय करो।